सरकार तो झुकती है, झुकाने वाला चाहिए, और हम लोग पूरी ताकत से हर चीज दांव पर लगाकर लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं, संघर्ष करने के लिए तैयार हैं। हम डरेंगे नहीं और ना ही पीछे हटेंगे। देखिए, हमारा सीधा स्टैंड है, आदिवासी मतलब आदिवासी। अच्छा बताइए, आदिवासी पहले आया कि धर्म पहले आया? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्याम सुंदर और आप जानते हैं कि मैं भी भारत की इंटरव्यू सीरीज में हम आपको आदिवासी नेताओं से मिलवाते हैं या उन लोगों से मिलवाते हैं जो आदिवासी मुद्दों से सरोकार रखते हैं। आज मैं मध्य प्रदेश के झाबुआ में हूं और आज जिनसे मैं आपको मिलवाने वाला हूं वो एक डॉक्टर हैं, सर्जन हैं, जिन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया था अपनी पढ़ाई के दौरान। वो एक ऐसे परिवार से भी आते हैं जो झाबुआ का सबसे प्रभावशाली परिवार है। वो ऐसी एक राजनीतिक पार्टी से भी आते हैं जिसका एक बहुत शानदार ट्रैक रिकॉर्ड झाबुआ में है। वो अपनी पार्टी की युवा इकाई के राज्य अध्यक्ष भी हैं और फिलहाल वो झाबुआ से विधायक भी हैं। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, मैं बात कर रहा हूं डॉक्टर विक्रांत भूरिया की। डॉक्टर विक्रांत भूरिया, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत धन्यवाद। राजनीति पे बात करेंगे, भगोरिया पे बात करेंगे, झाबुआ के बारे में बात करेंगे, लेकिन ये बताइए कि एक बड़ी चर्चा में आप आए थे कि आपने एक हवाई जहाज में किसी यात्री की जान बचाई थी। क्या था किस्सा? ये जनवरी के आसपास की बात थी। मैं पिछले साल के मैं भोपाल से अहमदाबाद जा रहा था। हमारे एक साथी का शपथ ग्रहण समारोह था जो यूथ कांग्रेस का, क्योंकि मैं भी प्रदेश अध्यक्ष था, वो भी नया प्रदेश अध्यक्ष यूथ कांग्रेस का बना था गुजरात का। और रास्ते में एक जो वृद्ध दंपति थे उनमें से एक की सांस रुक गई थी और कार्डियक अरेस्ट में चले गए थे। और उस दौरान मैं वहाँ पर मौजूद था और वहाँ पर उनको सीपीआर देकर किसी भी तरह उनको वापस लेकर आए थे और प्लेन की फिर इमरजेंसी लैंडिंग अहमदाबाद में करवाई थी। पर अच्छा, भगवान की दया से सब अच्छा रहा था और वो बच गए थे। जी, और ये बताइए कि अब लोकसभा चुनाव की घोषणा हो चुकी है। झाबुआ यूं तो परंपरागत कांग्रेस की सीट मानी जाती है, आपके पिता यहाँ से सांसद रहे हैं और देश के बड़े जाने माने नाम हैं कांतिलाल भूरिया। इस बार किस तरह की संभावना देखते हैं आप? देखिए, बहुत अच्छी संभावना है, क्योंकि जिस तरह से राहुल गांधी जी पूरी ताकत से जमीन पर यात्राओं के माध्यम से लोगों को जगाने का काम कर रहे हैं और जिस तरह से एक प्रोपेगेंडा के खिलाफ एक युद्ध छेड़ रखा है, सत्य के लिए युद्ध छेड़ रखा है, लोकतंत्र के लिए युद्ध छेड़ रखा है। हम जमीन पर उस जितनी भी उनकी अपेक्षाएं हैं और जो लोगों की लड़ाई लड़ना चाहिए उनको धरातल पर उतारने का लगातार काम कर रहे हैं। और जहाँ तक झाबुआ अलीराजपुर की हमेशा बात रही, ये कांग्रेस का गढ़ रहा है और लगातार चाहे विधानसभा हो, लोकसभा हो, यहाँ से हमेशा हमें एक लीड मिलती आई है। और इस बार भी भूरिया जी, कांतिलाल भूरिया जी, जिस तरह से पूरी हमारी तैयारी है, पूरी ताकत से उनके लिए हम लड़ाई लड़ेंगे और जिताकर ये सीट देंगे। और मध्य प्रदेश में एक जो माहौल है, कहीं ना कहीं बीजेपी बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में दिख रही है और जैसा उनको लगता है कि हम एक तरफा स्वीप कर लेंगे, एक भी सीट नहीं आने देंगे। मैं आपको आज लिख कर दे रहा हूँ कि 10 से 15 सीटों पर एक कांटे की टक्कर होने वाली है और इसमें एक बड़ा प्रतिशत कांग्रेस जीतेगी और जो बीजेपी की अपेक्षा है उनको पूरा धराशायी करने का काम मध्य प्रदेश में हम लोग करेंगे। इस आत्मविश्वास का क्या कारण है, क्योंकि अभी तो इतनी बड़ी जीत बीजेपी ने हासिल की है राज्य में? देखिए, सबसे बड़ा उसका कारण ये है कि जिस तरह से इन्हें झूठे वादे कर कर ये जीत अर्जित करी है, चाहे वो लाडली बहनों के नाम पर कि 3,000 रुपये महीना देंगे, आज तक किसी बहन को नहीं मिला। कर्मचारियों को डीए देने की बात करी थी, कर्मचारियों को डीए तक नहीं मिला। किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य देने की बात करी थी, चाहे वो धान पर 31 रुपये क्विंटल हो या फिर गेहूं पर 2700 रुपये क्विंटल हो। गेहूं पर 2200 रुपये क्विंटल से ज़्यादा का इनको समर्थन मूल्य नहीं मिल रहा। तो लोग ने समझ लिया कि उस समय सिर्फ चुनाव इनको जीतना था
इसलिए इनने झूठी घोषणाएं करी, झूठे वादे करे। आज की स्थिति देखिए कि हर गांव में जबरदस्त बिजली की कटौती चल रही है, वसूली चल रही है। पानी के लिए बड़ी बड़ी टंकी नल जल योजना में खड़ी कर दी, पर पानियों की टंकी सुचारू रूप से काम नहीं कर रही है। किस तरह से आज, क्योंकि आज हम झाबुआ जिले में बैठे हैं, अभी कल परसों की घटना है, यहाँ पर पुलिस वालों पर दारू माफियाओं ने जबरदस्त हमला करा है। मैंने देखा आज फ्रंट पेज की न्यूज़ तो आप देखिए कि कानून व्यवस्था कहां जा रही है। आदिवासियों पर जबरदस्त अत्याचार हो रहे हैं, चाहे आप सीधी कांड ले लो, पेशाब कांड ले लो, चाहे नीमच में 5 बहनों को जमीन में जिंदा गाड़ दिया गया था वो कांड ले लो, नेमावर कांड ले लो, तो हर जगह आदिवासियों का शोषण हो रहा है। और यही कारण है कि मध्य प्रदेश पूरे देश में आदिवासियों पर अत्याचार में नंबर 1 बन गया है, महिलाओं पर अपराध में नंबर 1 बन गया है। तो ये सब जब कारण एक साथ आते हैं और ये क्या करते हैं, सिर्फ चेहरा बदलते रहते हैं। शिवराज सिंह चौहान जी के दम पर ये सत्ता में आए, उनके बाद उनको हटाकर दूसरे व्यक्ति को बिठा दिया। तो इनके लोग भी इनसे खुश नहीं है। और जिस तरह से ये सोच रहे हैं कि जितने भी लोग हैं हम उनको अपनी पार्टी में ले लेंगे, तो विचारधारा कहां गई? आज पार्टियां खड़ी विचारधारा के दम पर है और बीजेपी सिर्फ ईडी सीबीआई के दम पर खड़ी हुई है। आप चलिए, ये सवाल तो हम लोग बीजेपी के किसी नेता को इंटरव्यू करने का मौका मिलेगा तो उनसे जरूर पूछेंगे। लेकिन आपने कहा कि मध्य प्रदेश में आदिवासियों पर अत्याचार सबसे ज्यादा होता है, देश में नंबर 1 है मध्य प्रदेश इस मामले में। आंकड़े इस बात की पुष्टि करते हैं, मैं उसको चैलेंज नहीं करूंगा। लेकिन एक बात बताइए कि बीजेपी का जो ट्रैक रिकॉर्ड है, उनके जो दावे हैं कि उन्होंने आदिवासियों को ज्यादा सम्मान दिया है, चाहे वो द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति बनाना हो, है ना, और भी उन्होंने काफ़ी बातें कही हैं। अभी पीवीटीजीज के लिए पीएम न्याय योजना चलाई है प्रधानमंत्री ने, महाअभियान उसको कहा जा रहा है। आपके झाबुआ से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा चुनाव का प्रचार शुरू किया है। लेकिन कांग्रेस पार्टी में कांतिलाल भूरिया हो या और जो बड़े आदिवासी नेता हैं, शायद उनको वो सम्मान नहीं मिलता है जो बीजेपी देती है। नहीं, मैं बिल्कुल इस चीज़ से सरोकार नहीं रखता हूँ। पहले तो द्रौपदी मुर्मू जी पर आते हैं। द्रौपदी मुर्मू जी को सिर्फ एक डमी प्रेसिडेंट बनाकर रखा है। आज मैं ये वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, डमी प्रेसिडेंट, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, जब संसद का उद्घाटन था द्रौपदी मुर्मू जी को नहीं बुलाया गया। ये हमारे पूरे समाज का और आदिवासी का जबरदस्त एक अपमान करना की कोशिश थी। उसके बाद राम मंदिर का जब हुआ तब उसमें भी द्रौपदी मुर्मू जी को नहीं बुलाया गया। तो ये जहां जो सबसे ज्यादा सम्मान देने की बात ही थी, उनको साइडलाइन कर देते हैं। और ये सिर्फ यहां पर ही नहीं होता, उनके पास कोई भी पावर नहीं है। आज मुझे बताइए, जब हसदेव के जो जंगल काटे जा रहे हैं छत्तीसगढ़ में, 50,000 से ज्यादा पेड़ काट दिए गए, द्रौपदी मुर्मू जी के पास इतनी ताकत थी कि वो जो आदिवासियों का घर उजड़ रहा था उसको रोक सके? नहीं। वहां उनने आदिवासी मुख्यमंत्री जरूर दे दिया, पर वो आदिवासी मुख्यमंत्री किसके कहने पर साइन करता है? कोई व्यक्ति अपना घर उजाड़ने की अनुमति दे सकता है? लेकिन लोकतंत्र में प्रतिनिधित्व बहुत महत्वपूर्ण होता है। मध्य प्रदेश में जब कांग्रेस के बड़े बड़े नेता, दिग्गज नेता, जिनको केंद्र में मंत्री बनाया गया, वो छोड़कर बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, वैसे दौर में जब आपकी 2018 में सरकार बनी थी, वो सरकार गिरी क्योंकि आपके विधायक छोड़ के चले गए। जो नहीं गए वो सारे आदिवासी विधायक थे। क्यों कांतिलाल भूरिया या विक्रांत भूरिया को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित नहीं किया जा सकता? देखिए, हर चीज का एक समय होता है। जिस तरह से एक पीढ़ी परिवर्तन हो रहा है, कांग्रेस में एक बहुत बड़ा पीढ़ी परिवर्तन हो रहा है, तो निश्चित तौर पर नए लोगों को मौका मिला, चाहे वो जीतू पटवारी जी हो, चाहे उमंग सिंगार जी हो, और सब लोगों को उनके समय आने पर बिल्कुल प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। कांतिलाल भूरिया जी को भी केंद्र मंत्री बनाया गया, उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। बीजेपी ने किसी भी आदिवासी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया क्या? आपको कोई नाम पता नहीं होगा। और इसलिए मैं बोलता हूं कि ये लोगों की कथनी करनी में जबरदस्त अंतर है। जब एक सुशासन की बात करने आती तब आदिवासियों के नाम से बड़े बड़े कार्यक्रम कर देते हैं। और कार्यक्रम कैसे करते हैं, आपको इसका एक बहुत बड़ा एक उदाहरण मैं देता हूं। भोपाल में एक आदिवासियों का बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ था, खुद प्रधानमंत्री जी आए, मैंने रिपोर्ट किया था। हाँ, और उसमें सबसे बड़ी विडंबना ये है कि जो ट्राइबल सब प्लान का पैसा होता है, आदिवासी उप योजना का पैसा होता है, जो केंद्र से आता है और आदिवासियों की शिक्षा, सुरक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के लिए उसका उपयोग होना चाहिए, उसके 13 करोड़ रुपए इन्होंने सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन में लोगों को लाने जाने में खर्च कर दिए। आदिवासी की उप योजना का जो ट्राइबल सब प्लान का पैसा है वो मेट्रो रेलवे परियोजना को दे दिया। अभी का मैं बता रहा हूं, अभी कुछ दिन पहले की बता रहा हूं, ये सरकार बनने के बाद
आदिवासी उपयोजना का जो आदिवासियों के लिए उनकी बेहतरी के लिए उपयोग होना था, 207 करोड़ रुपए इन्होंने दूसरे विभाग को दे दिए। तो ये हमारा पैसा दूसरे विभागों में अगर वितरित करेंगे तो हमारे आदिवासियों का कहां से ये विकास कर रहे हैं, उनके लिए क्या कर रहे हैं। और पैसा कानून बहुत बड़ा मुद्दा है अभी, क्योंकि आप आदिवासियों की जो राजनीति होती है बहुत क्लोजली उसको मॉनिटर करते हैं। पैसा कानून आदिवासियों को मजबूत करने की सबसे बड़ा हथियार था, जो जल जंगल जमीन का अधिकार आदिवासियों को दे रहा था 5वीं और 6ठी अनुसूची के क्षेत्रों के माध्यम से। इन्होंने क्या करा, पैसा कानून के माध्यम से उसको कमजोर करने के लिए उसमें ऐसे प्रावधान ला दिए जिससे पैसा कानून पूरी तरह से मध्य प्रदेश में खत्म हो गया है। और जो हमारा सबसे बड़ा हथियार था, क्योंकि आज हम झाबुआ में बैठे हैं और पैसा कानून का जो लाने में जो सबसे बड़ी कमेटी का जिसका योगदान था वो भूरिया कमेटी थी जी। 1996 में दिलीप सिंह भूरिया जी जो इसी क्षेत्र से आते थे, उन्होंने पैसा कानून बनाने में जो उस कमेटी को हेड करा था। और उस कमेटी के जो भी सुझाव थे, रिकमेंडेशन थे, उनमें से किसी को फॉलो नहीं करा गया। और सबसे बड़ी बात है कि ग्राम सभा जो एक नारा चलता है हमें कि ना लोकसभा ना राज्य विधानसभा, सबसे बड़ी ग्राम सभा। आज ग्राम सभा के पास कोई भी अधिकार नहीं है। ग्राम सभा अगर कोई जमीन का पट्टा देना चाहती है वो भी नहीं दे सकती है। और सबसे बड़ी विडंबना, ग्राम सभा में जो सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति होते हैं गांव में, वो होता है सरपंच, तड़वी और पटेल जी। उनको उसमें रहने का अधिकार नहीं है। ये मध्य प्रदेश की मैं बात कर रहा हूं। ये कैसा कानून है कि जिसमें जो सबसे ज्यादा प्रभावशाली व्यक्ति हैं, जो निर्णायक साबित होते हैं, उनको ही उस कमेटी से, उस ग्राम सभा से बाहर कर दिया गया। तो बात साफ है कि ये अधिकारों को खत्म करते जा रहे हैं, हमारे अधिकारों को खत्म करते जा रहे हैं। और जिन लोगों को ये प्रतिनिधित्व देते हैं वो ऐसे लोग होते हैं, वो डमी लोग होते हैं जो सिर्फ सांकेतिक रूप से यह बता सके, देखो हमने एक आदिवासी को बिठा दिया, हमने एक ओबीसी को बिठा दिया, हमने एक सामान्य वर्ग के व्यक्ति को बिठा दिया, हमने एक एससी को बिठा दिया। और उनके पास कोई भी ताकत नहीं होती। आज मध्य प्रदेश केंद्र शासित राज्य बन गया है, मुख्यमंत्री की हिम्मत नहीं है कि वो कोई निर्णय ले सकता है। चलिए, आपकी बातचीत सुन के मुझे याद आया कि स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट है कि एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स के बारे में जो वादा किया था मोदी सरकार ने कि 2022 तक 750 EMRS बन जाएंगे देश में, वो नहीं बने। पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट है। अभी जो प्रधानमंत्री जिसकी बहुत चर्चा कर रहे हैं कि 24,000 करोड़ रुपया खर्च किया जाएगा उन आदिवासियों के लिए जिन्हें PVTG कहा जाता है, लेकिन उनके पास आदिवासियों के आंकड़े ही नहीं हैं। खुद आदिवासी मंत्रालय ने 3 तरह के आंकड़े दिए हैं। आपने खुद बहुत सारी बातें बताई, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने ये बातें आदिवासियों को कितनी बताई, कितनी पार्टी के तौर पर आप आदिवासियों के बीच गए, उनके बीच में बताया कि भाई आपके लिए जो 40 मंत्रालयों को काम करना चाहिए था, जो बजट था, वो डैशबोर्ड पे आदिवासी मंत्रालय के लिखा हुआ है कि पूरा खर्च नहीं हुआ है। आपने आदिवासियों को NGOs के भरोसे छोड़ा हुआ है, मुझे ऐसा लगता है। देखिए, मैं इसमें एक चीज बोलना चाहूंगा। ये आप पहले बोलते तो मैं मान लेता कि हाँ, कि कई हद तक जो हम कमजोर हुए, हाँ, उसमें ये एक बहुत बड़ा कारण था कि हमारी दूरी हो गई थी। पर आज आदिवासी पूरी ताकत से कांग्रेस के साथ क्यों खड़ा है? हमने कुछ तो करा होगा कि इतनी बड़ी ये बोलते हैं लहर चल रही है, ये चल रहा है, वो चल रहा है, उसके बाद भी आदिवासी आज कांग्रेस को वोट कर रहा है और बीजेपी जबरदस्त पैसों का प्रलोभन दे रही है। मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी को आदिवासियों का एहसान मानना चाहिए कि वो इसके बावजूद वोट कर रहे हैं नहीं आदिवासियों को। ये देखिए, आदिवासी समझदार व्यक्ति है। आमतौर पर लोग सोचते हैं कि आदिवासी कुछ समझ में नहीं आती है, पढ़ा लिखा नहीं। आदिवासी बहुत अपने अधिकारों को लेकर सजग हो गया है, लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हो गया, जमीन पर आ गया है। और हम लोग पूरी ताकत से लड़ाई लड़ रहे हैं, चाहे विधानसभा के अंदर सदन में लड़ाई लड़नी हो, चाहे विधानसभा के बाद सड़क पर लड़ाई लड़नी हो। मैंने खुद ने एक आदिवासी स्वाभिमान यात्रा पूरे मध्य प्रदेश में निकाली थी जब ये जो सीधी पेशाब कांड हुआ था। और पूरे 2200 किलोमीटर की यात्रा मैंने निकाली थी, पूरे सीधी से लेकर झाबुआ पर आज जहां हम बैठे हैं यहां पर उसका समापन हुआ था। 36 विधानसभाओं तक गया था, आदिवासी विधानसभाओं तक। हमने सब बताया कि क्या हमारे अधिकार हैं, किस तरह से हमारा शोषण हो रहा है, किस तरह से हमारी लड़ाई हमको लड़ना चाहिए। हमने वो लड़ाई लड़ी और उसका ये नतीजा था कि 36 विधानसभा में से हम 22 विधानसभा जीते हैं।
और ये हमारी सबसे बड़ी ताकत है। और एक और बात मैं आपको बताऊंगा कि इसमें जो नई पीढ़ी आ रही है हमारी आदिवासियों में, पढ़ी लिखी पीढ़ी आ रही है, कर्मचारी वर्ग बहुत पढ़ा लिखा है, वो अपने अधिकारों के लिए आज लड़ने के लिए तैयार हो गया। अगर सरकार के खिलाफ लड़ने को तैयार जरूरत पड़ती है तो हम उसके खिलाफ भी लड़ाई लड़ रहे हैं, पर अपने जो हक है उसको हम जाने नहीं देंगे, और यही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। कभी मन में टीस होती है कि आपका परिवार इतना राजनीतिक तौर पर प्रभावशाली परिवार है, सम्मानित परिवार है, लेकिन जब मध्य प्रदेश में बात होती है तो कमलनाथ जी की बात होती है, दिग्विजय सिंह जी की बात होती है, उससे पहले महाराजा ऑफ ग्वालियर की बात होती थी। कभी शायद उतना महत्व आपके पिता कांतिलाल भूरिया या और किसी आदिवासी नेता को नहीं मिला? देखिए, आदिवासियों का महत्व अब बढ़ता जा रहा है। मध्य प्रदेश में 23 से 24% आदिवासी, बिल्कुल, मतलब आदिवासी निर्णायक होता है कि सरकार किसकी बनेगी और कौन सत्ता में आएगा। आज धीरे धीरे हर पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, इस चीज को बहुत बखूबी समझ रही है कि अगर उन्हें आदिवासियों को उनका अधिकार नहीं दिया, उनका हक नहीं दिया, तो आदिवासी उसका अधिकार छीन लेगा। और यही चीज धीरे धीरे गरमा रही है। और निश्चित तौर पर आप जो बोल रहे हैं, प्रतिनिधित्व की बात बोल रहे हैं, आदिवासियों को प्रतिनिधित्व कांग्रेस जितना देती है बीजेपी में कभी नहीं मिला। उनको जो सम्मान कांग्रेस देती है बीजेपी में कभी नहीं मिला। आज राहुल जी अगर बात कर रहे हैं तो किसकी बात कर रहे हैं? आदिवासी, दलित, शोषित, पिछड़ा, गरीब, आदिवासी थोड़ा देर से जोड़ा, पहले ओबीसी करते रहे वो। ये बात सही है कि 6 संकल्प उन्होंने घोषित किए हैं, लेकिन देर में समझ में आई ये बात कि मध्य प्रदेश हो, झारखंड हो, उड़ीसा हो, मतलब कितने राज्य हैं जिसमें आदिवासी 10% है देश का, लगभग 8 से 10% माना जाता है। 10% है। इतनी देर में याद आया कि मतलब नंदुरबार पहुंच के उनको याद आया कि नहीं यार, आदिवासियों के लिए भी अलग से घोषणाओं की जरूरत है। नहीं, देखिए, आदिवासियों के लिए घोषणा की तो जरूरत थी, क्योंकि पहले देखिए, मुझे एक चीज बताइए, फॉरेस्ट राइट एक्ट कौन लेकर आया? 2006 का कांग्रेस पार्टी लेकर आई। अगर ये एक्ट कांग्रेस नहीं लाती तो अभी तक सारे जंगल साफ कर दिए गए होते। जो जितने भी बड़े बड़े उद्योगपति उन्होंने साफ कर दिए होते। ये कौन लेकर आए? राइट टू एजुकेशन कौन लेकर आए? ये किसके लिए लेकर आए? राइट टू एजुकेशन की सबसे ज्यादा जरूरत किसको थी? आदिवासी क्षेत्रों को जरूरत थी। आप फूड सिक्योरिटी एक्ट कौन लेकर आए? रोक रहा हूं। हाँ। बिल्कुल ठीक बात कही आपने, फूड सिक्योरिटी एक्ट आप लेके आए, लेकिन 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन देने का दावा नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। आप मनरेगा लेके आए, जिससे पलायन को किसी हद तक रोका जा सकता है, लेकिन उसकी लड़ाई एनजीओज या लेफ्ट के लोग लड़ रहे हैं। क्यों मनरेगा जैसे मुद्दों पर या एफआरए जैसे मुद्दों पर कांग्रेस पार्टी लड़ाई लड़ती हुई नजर नहीं आती है, जबकि ये अधिकार दिया गया है, ये कोई योजना नहीं है, अधिकार है, उपकार नहीं है। बिल्कुल सही है। आप अपनी उपलब्धियां क्यों नहीं बता पाए लोगों को? मैं यही चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए, चाहे सिविल सोसाइटी हो चाहे एनजीओज हो, आज जो सबसे बड़ी जो लड़ाई है, वो लड़ाई हमारी जो सबसे बड़ी लड़ाई है वो है बीजेपी से। बीजेपी धन बल बाहुबल से इतनी मजबूत हो गई है कि कोई भी एक पार्टी उससे अकेले नहीं लड़ सकती। हमें पूरी जनता की जरूरत है। जब आजादी का आंदोलन लड़ा गया था तो वो सबने लड़ा था, सिर्फ कांग्रेस उसमें आगे नहीं आई थी, उसमें सब लोग आए थे, कांग्रेस का जन सैलाब का हिस्सा बने थे। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि एनजीओज अपना काम कर रहे हैं, एनजीओज अलग अलग मुद्दों पर काम कर रहे हैं, उन पर अटैक है, ये बात भी सच है। मीडिया जैसा भी है अपना काम कर रहा है, कुछ एक हिस्सा है मीडिया का जिस पर अटैक है, वो बात बिल्कुल सही है, लेकिन एक राजनीतिक दल को कोई रिप्लेस नहीं कर सकता है। आपकी जो अकाउंटेबिलिटी है वो एनजीओ की नहीं हो सकती। हम एनजीओ के साथ, देखिए, एनजीओ एक सहायता करने का या मदद करने का जरिया हो सकता है, पर जो लड़ाई, जो फ्रंटल असॉल्ट लेना है, वो एक राजनीतिक जंग लेता है, और हमारे लोग पूरी ताकत से उसमें लगे हुए हैं। आप मुझे बताइए कि कितनी जबरदस्त एफआईआर एक से लेकर घर तोड़ने से लेकर आप जेल में बंद कर, मैं 3 दिन जेल होकर आया। 3 दिन जेल, भोपाल जेल में 3 दिन बंद रहा मैं। क्यों रहा? क्योंकि हम रोजगार की लड़ाई लड़ रहे थे। हमने पहले विधानसभा में वो मुद्दा उठाया, 13 तारीख को बड़ा आंदोलन करा, उसके बाद हमको 3 दिन के लिए जेल भेजा गया। पर यह हमारी संघर्ष था कि 3 दिन के बाद सरकार को आदेश जारी करना पड़ा, भर्तियों का आदेश जारी, वर्ग 2 की भर्तियों का आदेश जारी करना पड़ा। ये हमारी ताकत है। तो देखिए, जो डरेगा नहीं, सरकार झुकेगी।
तो सरकार तो झुकती है, झुकाने वाला चाहिए, और हम लोग पूरी ताकत से हर चीज दांव पर लगाकर लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है, संघर्ष करने के लिए तैयार है, और हम डरेंगे नहीं और ना ही पीछे हटेंगे। जी, झाबुआ की अगर बात करें, ये आदिवासियों का गढ़ है, भील आदिवासी बड़ी तादाद में है, और आपकी पार्टी का, जैसे आपने खुद भी कहा और इतिहास भी गवाह है, कि बहुत गहरी जड़ें हैं कांग्रेस पार्टी की यहाँ पर। लेकिन झाबुआ के बारे में ये भी सच है कि देश के सबसे पिछड़े ज़िलों में से है। ये भी सच है कि यहाँ पलायन बहुत ज़्यादा है। ये भी सच है कि यहाँ रोज़गार के उतने अवसर नहीं हैं। तो ऐसा क्या कारण है कि कांग्रेस की केंद्र में लंबे समय सरकार रही, राज्यों में भी सरकार रही, कि झाबुआ का डेवलपमेंट वैसा नहीं हो पाया? आप इसके लिए बीजेपी को ब्लेम नहीं कर सकते हैं ना? नहीं, देखिए, एक चीज हमें समझना पड़ेगी। यहाँ पर प्रधानमंत्री सड़क योजना का सबसे बड़ा जाल, आप जाइएगा पूरे झाबुआ जिले में घूमिए, आपको हर जगह जो सड़कें बनी, ये हमारे समय जब हमारी सरकार थी, केंद्र में सरकार थी, उस समय की सड़कें और आज तक चल रही हैं। जितने भी स्कूल बने, जितने भी हॉस्टल बने, ये हमारे कांग्रेस के समय की, जब हमारी कांग्रेस की, बीजेपी के शासनकाल में एक नया हॉस्टल नहीं बना है, ना नया स्कूल खुला है। उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि हम लोग जमीन पर जाकर लोगों की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार रहते हैं। पलायन एक बहुत बड़ा मुद्दा है। जब तक यहाँ पर इंडस्ट्रीज नहीं लाएंगे, जब तक हम बड़े बड़े योजनाएं नहीं लेकर आएंगे, तब तक नहीं होगा। आज 20 साल से बीजेपी की सरकार है यहाँ पर। 20 साल से बीजेपी की सरकार ने एक नया उद्योग यहाँ पर चालू नहीं करा है। कौन कौन से उद्योग मेघनगर में चालू करते हैं? जो थानला क्षेत्र में आता है, विधानसभा में आता है, जो जहरीले होते हैं। जो भी गुजरात में उद्योग बाहर निकाल दिए जाते हैं, बाहर धकेल दिए जाते हैं, उनके लिए झाबुआ सबसे आसान टारगेट है। यहाँ पर सेट कर लेते हैं, गवर्नर को सेट कर लेते हैं, उसके बाद वो जहरीली जो दुकानें हैं बोलने या फिर इंडस्ट्रीज बोलने, वो खोल देते हैं। आज का पूरा ग्राउंड वाटर पूरा पीला पानी आता है, पूरा पॉल्यूट हो गया, पीला पानी आता है, उसमें कोई पीने की स्थिति में नहीं है। रात को मुंह पर ढककर सोना पड़ रहा है। और ये हकीकत है कि बीजेपी ने सिर्फ उद्योगपतियों को आगे बढ़ाने के लिए उन्हीं उद्योगपतियों को आगे बढ़ाया है जो बीजेपी को मदद करते हैं। यहां पर रोजगार के नए साधन बनाने के लिए उन्होंने कुछ नहीं करा, सिर्फ खाना पूर्ति करी। स्किल इंडिया के नाम पर पूरे फर्जीवाड़ा हुआ है। और यह हकीकत है कि यहां पर विकास और होना बाकी है, और इसके लिए हम लोग लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं। और बीजेपी का हमेशा एक उद्देश्य रहता है कि जहां कांग्रेस जीतती है वहां पर काम नहीं करवाना है। कांग्रेस की सरकार में कभी इस तरह का नहीं होता था। जो विकास होता था वो चौमुखा विकास होता था, चाहे वो कांग्रेस की कॉन्स्टिट्यूएंसी हो, चाहे बीजेपी की कॉन्स्टिट्यूएंसी है, उस व्यक्ति को उसका लाभ मिलना चाहिए, ये उद्देश्य होता था। और कभी भी कांग्रेस के समय केंद्र से पैसा नहीं रोका गया था। जब यहां पर कांग्रेस की सरकार थी, जब केंद्र से पैसा रोक दिया जाता था कि यहां इनको नहीं देना, ये राज्यों में हमें मदद नहीं करनी, तो इस तरह से विकास कैसे होगा? जब बीजेपी को मालूम है कि आदिवासी कांग्रेस का एक वोट बैंक है, कांग्रेस के साथ खड़ा रहता है, कांग्रेस के लिए लड़ाई लड़ता है, तो वो कभी भी नहीं चाहेंगे कि यहां पर किसी भी तरह से विकास हो। जी, और अगर देश भर के आदिवासियों की बात करें, क्योंकि आप यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट हैं स्टेट के और जिम्मेदार व्यक्ति हैं, नेचुरली जब आप स्टेट प्रेसिडेंट होते तो सेंटर में भी आपका रोल होता है। राहुल गांधी आदिवासी पहचान जैसे सरना धर्म पे उन्होंने स्टैंड लिया है, उसके बाद जल जंगल ज़मीन के अधिकार पर उन्होंने स्टैंड लिया है, और भी कई बातें उन्होंने कही हैं। आदिवासियों के ऊपर अत्याचार से जुड़े हुए मसलों को वो उठाते रहे हैं। राहुल गांधी के बारे में ये कहा जा सकता है कि वो बिल्कुल सही मुद्दे आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं, उस पर बोल रहे हैं और लगातार बोल रहे हैं। लेकिन उस संदेश को लेके जाना आदिवासियों के बीच में, आम लोगों के बीच में, ये पार्टी नेटवर्क को करना है। मसलन मैं आपको अगर कहूँ कि भारतीय जनता पार्टी के अलग अलग विंग हैं, आरएसएस एक बहुत बड़ा सपोर्ट है उनके पीछे, वो तरह तरह के कार्यक्रम आदिवासियों के लिए, कल्चरल प्रोग्राम, ये सब करते रहते हैं। कांग्रेस क्यों इसमें पिछड़ जाती है? क्यों आप झाबुआ, अलीराजपुर या जो और इलाके हैं, 24% आपने बताया पॉपुलेशन है, क्यों आदिवासी संस्कृति से जुड़े हुए प्रोग्राम्स आप नहीं कर सकते हैं? क्यों उनके पहचान के जो मुद्दे हैं उन पर उनके साथ संवाद कर सकते हैं? नहीं, आपने ये जो चीज़ बोला, मैंने यही आपको शुरू में बताया था कि अगर ये आप पहले बोलते तो उस चीज़ से मैं सरोकार रखता। पर जिस तरह से हम वापस से अपनी मूल जो संस्कृति है उसकी तरफ मुड़ने के लिए
चाहे वो राजनीतिक या पार्टी के रूप में हो या फिर आप सामाजिक रूप में हो। ऐसा कोई भी कार्यक्रम नहीं होता जिसमें हमारे लोग शामिल नहीं होते या उस चीज के लिए आगे लड़ाई नहीं लड़ते हैं। चाहे वो विश्व आदिवासी दिवस की लड़ाई हो, विश्व आदिवासी दिवस 9 अगस्त को जब सबसे पहले जो छुट्टी देने का, जो शासकीय अवकाश घोषित करने कमलनाथ जी ने करा था, कांग्रेस की सरकार थी, पर बीजेपी जैसे ही आई उन्होंने उसको स्थगित कर दिया। कि क्यों स्थगित कर दिया? अगर हम अपनी पहचान के लिए लड़ाई लड़ते हैं तो आपको तो खुश होना चाहिए। वो नहीं चाहते कि ये आदिवासियों को एकजुट करने का एक तरीका हो, और हम हर उस कार्यक्रम में शामिल भी होते हैं, उसको मनाते भी हैं, धूमधाम से मनाते हैं। चाहे टांटिया मामा की जयंती हो, चाहे बिरसा मुंडा की जयंती हो, चाहे रानी दुर्गावती की जयंती हो, हम सब पूरी ताकत से धूमधाम से मनाने का काम करते हैं, अपनी संस्कृति को और मजबूत करने का काम करते हैं और आगे भी करते रहेंगे। और मुझे विश्वास है कि ये हमने एक जो प्रयास काफी सालों से शुरू करा है, अब ये ताकत के रूप में बढ़ता जा रहा है। बीजेपी के लिए देखिए सबसे बड़ी चुनौती क्या है? आपने ही बोला नरेंद्र मोदी जी झाबुआ है। झाबुआ आपको ये पता नहीं होगा 3 महीने में 2 बार आ गए वो। मेरे मध्य प्रदेश तो कितनी बार आए, वो भी अमित शाह भी वो आए हैं, पर नरेंद्र मोदी जी 2 बार आ गए, 3 महीने में 2 बार आ गए। मेरे चुनाव के दौरान भी, विधानसभा चुनाव के दौरान भी प्रचार करने के लिए नरेंद्र मोदी जी, क्योंकि वो जानते हैं झाबुआ आने का क्या मतलब है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट मतलब है, और वो चीज इसलिए हम भी यहाँ आए हैं। इसलिए आप चीज समझते हैं, क्योंकि झाबुआ एक ऐसी जगह है जिसका प्रभाव गुजरात पर भी पड़ता है, राजस्थान पर भी पड़ता है। ये एक नोडल सेंटर की तरह है, और ये आज भी मजबूत बना हुआ। आप सोचिए कि आपको नहीं लगता कि जब चुनाव हुआ होगा तो कितना पैसा बीजेपी ने खर्च करा होगा? अब इलेक्टोरल बॉन्ड से तो साफ ही हो गया, पैसा उन्हीं के पास जा रहा है, तो पैसा खर्च हुआ है और जबरदस्त हुआ। उसके बाद भी अगर आदिवासी उसकी तरफ से पूरी तरफ नहीं जा रहा, तो इसका मतलब कि हमारी जड़ें मजबूत हो रही हैं, पार्टी की जड़ें मजबूत हो रही हैं, आदिवासियों की जड़ें मजबूत हो रही हैं, और हम इतनी आसानी से ये अपने गढ़ को नहीं ढहने देंगे और पूरी ताकत से लड़ाई लड़ेंगे। अच्छा, एक बात बताइए कि एक ऐसा मुद्दा है, और ऐसे और कई मुद्दे हैं जिन पर आप धर्म संकट में फंस जाते हैं कांग्रेस पार्टी, जैसे राम मंदिर का मुद्दा। क्या किया जाए, क्योंकि आम लोगों में काफी पॉपुलर इशू था, है ना? इसमें धर्म संकट बिल्कुल नहीं है। देखिए, हमें सब में राम में आस्था है। हम सब आदिवासियों में आप कहीं भी जाएंगे, हम राम राम बोलते हैं। हम जय सेवा जय जोहार और सबको राम राम बोलते हैं। वो इसलिए बोलते हैं क्योंकि हमारी आस्था है, और वो संस्कृति का हिस्सा है। संस्कृति का नहीं, लेकिन मैं ये पूछ रहा हूं कि जैसे जनजाति सुरक्षा मंच नाम का एक संगठन है जो आरएसएस से जुड़ा हुआ है, उसने एक मुद्दा छेड़ा हुआ है कि जो लोग धर्म परिवर्तन कर चुके हैं, ईसाई बन गए हैं या किसी और धर्म में चले गए हैं, उनका आरक्षण खत्म होना चाहिए। छत्तीसगढ़ में उन्होंने चुनाव से तुरंत पहले एक बड़ा आंदोलन खड़ा करने में, और आपस में झगड़े भी हुए, वहां पर आदिवासियों के बीच में हुए। 125 से ज्यादा रैलियां देश भर में उन्होंने की। लास्ट रैली त्रिपुरा में हम लोगों ने कवर की थी। उस मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी फंस जाती है कि क्या स्टैंड लें इस पे। नहीं, फंसती नहीं है। देखिए, हमारा सीधा स्टैंड है, आदिवासी मतलब आदिवासी। अच्छा बताइए, आदिवासी पहले आया कि धर्म पहले आया? आदिवासी पहले आया, जो बस जितनी जानकारी मिली है। आदिवासी जब पहले आया, और आदिवासी इस देश, इस पूरी धरती का मूल निवासी है ना? हमारा धर्म सरना है, हम प्रकृति पूजक हैं, प्रकृति को पूजते हैं, राम जी को भी पूछते हैं, और हमारा सीधा कहना है कि भाई को भाई से क्यों लड़ाना? भाई को भाई से लड़ाने में एक ही पार्टी का फायदा होता है, उसका नाम है भाजपा। और इसलिए मैं उसी पर आ रहा हूं, है ना? अगर कोई आदिवासी है, आदिवासी की ताकत क्या? हमारी सामूहिकता हमारी ताकत है ना? अगर आज हम ये बोल रहे हैं कि हम 24% हम मध्य प्रदेश में, ये हमारी ताकत है। आप इसको घटा दो, आपस में बांट दो, आप 10% पे ले आओ, 15% पे ले आओ, तो क्या इतनी ताकत से सरकारें सुनेगी हमारी बात? लेकिन विक्रांत जी, मामला इतना सीधा सा नहीं है ना। वो जब जनजाति सुरक्षा मंच लोगों के बीच जाता है, आदिवासियों के बीच जाता है, तो एक बड़े तबके में ईर्ष्या का भाव पैदा होता है। मसलन झारखंड में वो जाते हैं तो वो कहते हैं कि ईसाई आपके अधिकार को मार रहा है, नौकरियों में आरक्षण का पूरा लाभ ईसाई समुदाय के लोग ले रहे हैं। तो आप जो कह रहे हैं वो सही होते हुए भी शायद उतना असरदार नहीं है। देखिए, असरदार तो है, और ये असरदार है इसलिए आज आदिवासी आइडेंटिटी सबसे प्रमुख आइडेंटिटी है।
बीजेपी क्या बोलती है, हमें वनवासी बोलती है। हम वनवासी नहीं है। आज मैं डॉक्टर बनाऊं, सर्जन बनाऊं, आज हम सक्षम बन रहे हैं। हमारी आइडेंटिटी जंगलों में रहने वाली नहीं है कि हम वनों में रहते हैं। हमारी आइडेंटिटी आदिवासी है। हम अपना अधिकार, हम मूल निवासी हैं। हम अपनी आइडेंटिटी आदिवासी देते हैं और ये लड़ाई इसी चीज की चल रही है। वो आदिवासियों को क्योंकि तोड़ नहीं पा रहे हैं, वो आपस में उलझाना चाहते हैं। जब तक वो एक वर्ग के खिलाफ दूसरे वर्ग की ईर्ष्या पैदा नहीं करेंगे, तब तक आदिवासियों में फूट नहीं पड़ेगी। और जब तक आदिवासियों में फूट नहीं पड़ेगी, तब तक आदिवासी बीजेपी की तरफ नहीं जाएंगे। और हम ये कह रहे हैं, बाकी सब चीजों पर लड़ाई लड़ लेंगे। आज सबसे बड़ी लड़ाई हमें अपना अस्तित्व, आदिवासी को अपना अस्तित्व बचाने की लड़ाई है। और उसी के लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं। हम बोल रहे हैं कि आप सबसे पहले रोजगार की बात करो ना, आप उनकी स्वास्थ्य सेवा की बात करो ना, आप उनके पलायन रोकने की बात करो ना, आप पैसा कानून लागू करने की बात करो ना, आप उनको जंगल जमीन का अधिकार देने की बात करो। इस पर क्यों नहीं बात करते आप? आपको इन पर जो मूलभूत हमारी जो अधिकार है, उन पर आप बात करो ना। हम यही तो बोल रहे हैं, आप हमारे अधिकार की बात करो, हम आपके साथ खड़े हो जाएंगे। आप अधिकार की बात नहीं करना चाहते, आप लड़ाने की बात करना चाहते हैं। तुम ये नहीं हो, तुम वो हो, तुम ये हो, तुम वो। हम इन चीजों में नहीं पड़ने वाले। और हम अपने अधिकार में, ये बोल रहा हूं, आज की जनरेशन ये समझ गई है कि हमारा अधिकार क्या है। आप हमको अधिकार दो, नहीं तो हम अपने अधिकार छीनने के लिए तैयार बैठे हैं। आपसे बहुत मजा आ रहा है ये बात करने में ना, और मैं चाहता हूं ये लंबी चले, लेकिन फिर भी बात कहीं ना कहीं तो खत्म करनी है। एक सवाल पूछ के इस बात को ख़त्म करेंगे। वो ये कि आपने कहा कि आप आदिवासियों के बीच में जा रहे हैं, आदिवासी सचेत हो रहा है, अपने अधिकारों को समझ रहा है, लेकिन आदिवासी यूथ जो है उसकी आकांक्षाएं, एम्बिशंस, एस्पिरेशंस भी बढ़ रही हैं। वो भी चाहे वो पार्टी हो, चाहे वो चुनाव हो, वो अपनी हिस्सेदारी चाहता है। बहुत सारे ऐसे नौजवान होंगे जो शायद चुनाव भी लड़ना चाहते हो पार्टी के टिकट पे। सबको टिकट देना संभव नहीं है, लेकिन कम से कम सबसे नेता मिल सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। आपकी पार्टी में ऐसा नहीं हो रहा है। मुझे कई यूथ जो ट्राइबल लीडर्स हैं मध्य प्रदेश के अलग अलग इलाकों में, झाबुआ की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, ऐसी शिकायतें सुनने के लिए मिली है। देखिए, आकांक्षा निश्चित तौर पर रहेगी, और जो जिस पद के लिए सबसे ज्यादा काबिल हो उसको मिलना भी चाहिए। मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं, अभी लोकसभा के चुनाव में जितने भी लोगों को टिकट मिला है, उनमें से कांग्रेस में से एक भी व्यक्ति राजनीतिक परिवार से नहीं आता था। अभी तक जितने भी, मैं 4 लोकसभा सीटों की मैं बात कर रहा हूं, किसने दिया? कांग्रेस ने पोलाल खरते को दिया, समाज सेवी था। जयस पहले संगठन थे, आकाश संगठन से आते थे, उनको टिकट दिया गया। रामू टेकाम को दिया गया। रामू टेकाम खुद एक गरीब परिवार से आते हैं। लगातार आदिवासी छात्र संगठन में उन्होंने जबरदस्त पूरे मध्य प्रदेश में छात्रों के लिए काम करने का काम करा, उनको टिकट दिया। राधेश्याम मोवेल को दिया गया। उसके अलावा ओमकार मरकाम जी को दिया गया। उनकी भी कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि नहीं थी, वो अपने से लड़कर विधायक बने और आज उनको सांसद का रूप में मिल रहा है। तो कांग्रेस ऐसे लोगों को आगे लाने का काम कर रही है, और जो लोग उस चीज के हकदार हैं उनको आगे लाने का कारण, ये भले ही राजनीतिक पृष्ठभूमि ना हो आपकी, पर कांग्रेस में आपको एक सही प्रतिनिधित्व मिलेगा। और निश्चित तौर पर आकांक्षाएं रहती, सबको अपना अपना एक मौका, देखो सबको अपने अपने मौके के लिए इंतजार करना पड़ता है। और निश्चित तौर पर आप अगर संयम रखेंगे तो कांग्रेस ही एक ऐसी जगह है जहां आपको न्याय मिलेगा। और राहुल जी इस चीज का पूरा ध्यान रख रहे हैं कि नए लोगों को आगे लाकर, जो लोग जनता में, जनता के बीच से हों और आखिरी पंक्ति के व्यक्ति हों, उनको आगे लाने का काम कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया विक्रांत भूरिया जी, आपने हमारे लिए समय निकाला। ये भगोरिया का वक्त है, झाबुआ, अलीराजपुर, धार, बड़वानी, ये जो पूरा आदिवासी इलाका है यहाँ का, और विधायक होने के नाते उन्हें कई जगहों पर जाना है, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने हमारे लिए समय निकाला। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आदिवासी नेताओं से, उन लोगों से आपको मिलवाने का सिलसिला हम जारी रखेंगे जो आदिवासी हितों से सरोकार रखते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।